गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा देखो, कल हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था जर्नल का, उसमें आप लोगों को सभी को याद हो मैंने कुछ बेसिक्स रूल्स बताए थे। हाउ टू रिकॉर्ड द डिफरेंट ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट इन फॉर्म ऑफ ए जर्नल है। कल मैंने आपको जर्नल के बारे में बताया था कि एक्चुअल में जर्नल इज ए बुक इन विच द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन फॉर्म ऑफ ए जर्नल है। यानी कि जर्नल एक बुक्स होती है जिसमें डिफरेंट ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करते हैं इन फॉर्म ऑफ ए जर्नल एंट्री। ठीक है, अब जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था कि भाई किसी भी ट्रांजेक्शन को जर्नल एंट्री के रूप में रिकॉर्ड करने के लिए यू हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग आइदर बाय द अमेरिकन अप्रोच एंड ब्रिटिश अप्रोच। आई थिंक आप में से सभी बच्चों ने एक बार अमेरिकन अप्रोच और ब्रिटिश अप्रोच को जरूर रिवाइज किया होगा, उनके रूल्स आप सभी को ध्यान में होंगे। तो आज हम उसी से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो बेटा, फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिस बच्चे को ये चैप्टर समझ में आ जाता है, जो डेबिट और क्रेडिट करना सीख जाता है, उसके लिए अकाउंटेंसी बहुत ज्यादा सिंपल हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से समझिए। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में या किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है तो वो इमीडिएटली कॉल के थ्रू मुझसे वो डाउट क्लियर करें। ठीक, तो देखो आज हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रोसेस हमारा सेम रहेगा जो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में बताया था कि देखो आपके बुक में जैसे कुछ क्वेश्चंस दिए गए इलस्ट्रेशंस में। ठीक है, इलस्ट्रेशंस को हम लोग सोल्व करेंगे, उनको समझाएंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में दिए गए एज ए प्रैक्टिस। जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज में गिवन है उन क्वेश्चंस की आपको घर के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो देखो आज हम लोग इलस्ट्रेशन फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन फर्स्ट देखो, इस इलस्ट्रेशन में ये कह रहा है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल ऑफ सीआराम एंड सन्स। सीआराम एंड सन्स किसी फर्म का नाम है, पार्टी का नाम है, उसकी बुक्स में ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करना है। तो यू हैव टू पास द जर्नल एंट्री। आप सबसे पहले तो फॉर्मेट बनाएंगे। जर्नल का आपने बना लिया फॉर्मेट। फॉर्मेट कैसे बनता है वो मैंने आपको बताया था। फर्स्ट कॉलम डेट का, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स का, वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। फिर उसके बाद लेजर फोलियो जो कि खास यूज नहीं होगा, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ये आपका फॉर्मेट हो गया। सबसे पहले कॉलम में आप क्या लिखते हैं? डेट। सेकंड कॉलम किसका होता है? पर्टिकुलर्स का। थर्ड कॉलम आपके पास है लेजर फोलियो। नेक्स्ट कॉलम अमाउंट डेबिट और उसका नेक्स्ट कॉलम अमाउंट क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ये आपके पास फॉर्मेट बन गया। अच्छा बेटा, या तो आप एक रफ पेज लेके बैठो स्टार्टिंग में, या फिर साइड में थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए ताकि आपकी जो रफली कैलकुलेशंस है वो कैलकुलेशंस आप कर सके, आपको कौन से अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं उनको लिख सके। देखो बेटा, स्टार्टिंग के 2 या 3 क्वेश्चन जब आप करोगे तो वो एज ए प्रैक्टिस होंगे जिसमें आपको टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो फ्रीक्वेंटली आप क्वेश्चंस में बता सकते हो कि ये अकाउंट डेबिट है, ये अकाउंट क्रेडिट है, इसको डेबिट करना है, इसको क्रेडिट करना है। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग करते हैं। आपके बिजनेस में आपने फॉर्मेट बना लिया। अब देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन इस बुक में दिया हुआ है 2018 1 जनवरी, जिसमें पहला ट्रांजेक्शन कह रहा है कि सीआराम एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। सीआराम एंड सन्स ने 50,000 50,000 रुपए का कैश लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया। इनिशियली सीआराम एंड सन्स अपने बिजनेस में 50,000 रुपीज का कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओनर ने 50,000 का कैश बिजनेस में इन्वेस्ट किया। अब आप ये देखो कि इस ट्रांजेक्शन की वजह से 2 चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, एक तो कैश के ऊपर और दूसरा इफेक्ट पड़ेगा कैपिटल के ऊपर। आपको पता है ये ट्रांजेक्शन 2 चीजों को इफेक्टेड कर रहा है, कैश और कैपिटल। अब कैश आपको पता है रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग कैश आपके पास आ रहा है। देखो
कुछ बच्चे कहेंगे जी हम बिजनेस में कैश लगा रहे तो कैश तो जा रहे हैं। मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि बेटा आपको किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से। सीआरएम और उसकी बिजनेस दोनों अलग अलग है। हम अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे तो हमारे पास से कैश जा रहा है और बिजनेस में कैश आ रहा है। आप लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजेक्शन को देखेंगे तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश आ रहा है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश को वो क्या करेगा, डेबिट। ओनर बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो ओनर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से गिवर हो गया, गिवर को करते हैं क्रेडिट, और ओनर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अकाउंट का नाम लिखा जाता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहां पे सबसे पहले ये लिख दिया 2018, डेट 1 जनवरी, ठीक है। तो इसमें हमारी पहली एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इनिशियली ओनर ने बिजनेस में कितना कैश इन्वेस्ट किया था, 50,000 रुपए। अब नीचे नरेशन लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया गया, पूरा भी लिख सकते हैं सीआरएम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, लेकिन इतना लिखो कि जिसकी लैंग्वेज समझ में आ जाए, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको दिया हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। अब देखो बेटा ओनर ने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस ने 20,000 रुपीज की गुड्स कैश में खरीदी। 20,000 की गुड्स हम कैश में खरीद रहे हैं। जब हम गुड्स को कैश में खरीदते हैं तो दो चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। एक इफेक्ट तो पड़ा गुड्स के ऊपर और दूसरा इफेक्ट हमारे बिजनेस में पड़ा कैश के ऊपर। एक इफेक्ट तो पड़ गया गुड्स के ऊपर और दूसरा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ गया, कैश के ऊपर पड़ गया। अगर आप गुड्स को कैश में खरीदते हैं तो गुड्स आपके पास आ रही है, ठीक है। वैसे भी गुड्स को खरीदा जा रहा है, गुड्स आपके पास आ रही है तो क्या करेंगे, डेबिट। दूसरी तरफ कैश एक रियल अकाउंट है। अगर आप गुड्स को कैश में खरीदोगे तो यू हैव टू मेक द कैश पेमेंट, आपको कैश में पेमेंट करनी है, जिसकी वजह से आपके पास से कैश जा रहा है। अगर कैश हमारे पास से जाता है तो हम कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट। अच्छा, मैंने आपको क्लियर बताया कल की क्लास में लास्ट में कि जैसे गुड्स को खरीदते हैं तो उसके लिए मैंने गुड्स के रिगार्डिंग 4 पॉइंट बताए थे। खरीदने के लिए परचेज, बेचने के लिए सेल्स। खरीदा हुआ सामान वापस हो, परचेज रिटर्न, बेचा हुआ सामान वापस आए, सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे आप गुड्स को खरीद रहे हो, गुड्स आपके पास आ रही है, परचेज को क्या करोगे, डेबिट। तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी, डेट क्या है 2 जनवरी, तो यहाँ पे जनवरी 2, एक लाइन का स्पेस छोड़ देना। गुड्स को खरीद रहे हो, गुड्स वर्ड ना यूज करें, परचेज वर्ड यूज करेंगे। यहां पे एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने की गुड्स आपने कैश में परचेज की है, 20,000 की। यहां लिख देंगे गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। कैश में गुड्स को परचेज किया गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहे हैं कि परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष 12,000। भाई हमने सुभाष से 12,000 की गुड्स परचेज की है। अब आप ये देखो कि ट्रांजेक्शन में कह रहे हैं कि भाई गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष, हमने सुभाष से गुड्स खरीदी। पहले तो ये देखो कि ये ट्रांजेक्शन कैश में या क्रेडिट में। तो देखो हर एक बच्चे को कल मैंने रूल बताया था कि अगर ट्रांजेक्शन में पार्टी का नाम दिया हुआ है और कैश वर्ड नहीं दे रखा तो ट्रांजेक्शन कैसे माना जाता है, क्रेडिट में, उधार में। तो यहाँ पे गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष, बंदे का नाम दे रखा है सुभाष, लेकिन कैश वर्ड नहीं दे रखा, इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन कैसे है, क्रेडिट में। अब आपने सुभाष से गुड्स खरीदी तो किस किस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, सुभाष
और गुड्स पर। देखो एक इफेक्ट तो आपके बिजनेस में पड़ा गुड्स के ऊपर, और दूसरा इंपैक्ट जब आप किसी बंदे से उधार में सामान खरीद के लाते हो तो वो बंदा आपके पैसे मांगता है, आपको उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, तो दूसरा इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? सुभाष के ऊपर। ठीक है, अब आप देखो कि गुड्स आप खरीद रहे हो, गुड्स आपके पास आ रही है, और जैसा कि हमें पता है कि गुड्स अगर हमारे पास आती है तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट। दूसरा इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है? सुभाष पे। कौन सा अकाउंट है? ही इज ए पर्सन, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो सुभाष से अगर आप गुड्स खरीदोगे तो इसका मतलब सुभाष आपको सामान बेच रहा है, ही इज ए गिवर, और गिवर को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अभी वो पैसे नहीं ले रहा, अभी तो वो हमें गुड्स दे रहा है। और अगर आप अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग भी चलो तो सुभाष से हमने उधार में सामान खरीदा, वो बंदा आपके पैसे मांगेगा, इट्स ए लायबिलिटी। और जैसा आपने पढ़ा है लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो गुड्स आ रही है डेबिट, सुभाष क्रेडिट में गुड्स बेच रहे हैं, ही इज ए गिवर क्रेडिट। ठीक है, अच्छा गुड्स खरीदने के लिए परचेज वर्ड आपको पहले बता रखा है, किस डेट को ट्रांजेक्शन हो रहा है? 4 जनवरी को। क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। अब देखो जैसे ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, लेकिन यहां पे केवल सुभाष लिखेंगे क्योंकि कल भी बताया था किसी पर्सन का नेम हो तो या तो अपोजिटिव एस करके अकाउंट लिखो, या फिर अकाउंट भी मत लगाओ, अपोजिटिव एस भी मत लगाओ, केवल टू सुभाष। ठीक है, कितने की गुड्स आपने सुभाष से उधार में खरीदी है? 12,000 की। यहां पे लिख देंगे गुड्स परचेज्ड इन क्रेडिट। उधार में गुड्स खरीदी गई, क्रेडिट में गुड्स परचेज की गई। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहे हैं परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹6,000। देखो इस ट्रांजेक्शन में कह रहा है कि हमने 6,000 रुपीज का फर्नीचर कैश में परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया गया है कैश में। अब आप देखो कि फर्नीचर को कैश में परचेज किया गया तो एक इफेक्ट तो पड़ गया कैश के ऊपर, एक इफेक्ट पड़ गया फर्नीचर। अब मेरे ख्याल से ये चीज हर एक बच्चा आइडेंटिफाइड कर सकता है कि ट्रांजैक्शन में कौन से दो अकाउंट के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तो अगर आपने फर्नीचर को कैश में परचेज किया है तो सीधी सी बात है एक इफेक्ट पड़ रहा है कैश के ऊपर, एक इफेक्ट पड़ रहा है फर्नीचर के ऊपर। ठीक है, कैश कौन सा अकाउंट है बेटा? नो डाउट रियल अकाउंट है। फर्नीचर भी कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। रियल दोनों में रियल अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं। रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज आपके पास आ रही है उसे करेंगे डेबिट, जो चीज आपके पास से जा रही है उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो यहां पे आपने कैश में फर्नीचर खरीदा, एक इफेक्ट पड़ गया कैश के ऊपर, एक इफेक्ट पड़ गया फर्नीचर पे। कैश आ रहा है जा रहा है। अगर आप कैश में फर्नीचर खरीदोगे तो यू हैव टू मेक द कैश पेमेंट। कैश आपके पास से जा रहा है, क्रेडिट। फर्नीचर आपके पास आ रहा है, रियल अकाउंट का रूल कहता है आ रहा है तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इट मींस हमारे पास एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर को करोगे डेबिट, कैश आपके पास से जा रहा है, कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। किस डेट को? 5 जनवरी को। क्या एंट्री बनी बेटा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का फर्नीचर खरीदा गया कैश में? 6,000 बेटा, सॉरी 6,000। यहां नरेशन में लिख देंगे फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, परचेज्ड फॉर कैश। कैश में फर्नीचर खरीदा गया। क्लियर बेटा?
इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है पेड कैश टू सुभाष ₹8,000। भाई अगले ट्रांजेक्शन में कह रहा है पेड कैश टू सुभाष ₹10,000। आप सुभाष को 10,000 रुपीज की कैश पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। अब आप देखो कि सुभाष को आप कैश पैसा दे रहे हो तो आपके बिजनेस में एक इफेक्ट तो पड़ गया सुभाष के ऊपर और एक इफेक्ट किसके ऊपर पड़ गया, कैश के ऊपर पड़ गया। एक इफेक्ट पड़ गया सुभाष पर, एक इफेक्ट पड़ गया कैश के ऊपर। आप सुभाष को कैश में पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। अब आप देखो कि सुभाष कौन सा अकाउंट है, नो डाउट इट बिलोंग्स टू ए पर्सन, ये एक व्यक्ति से बिलोंग करता है, इट इज ए पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर आप एंड क्रेडिट द गिवर। तो आप चेक करो कि सुभाष एक रिसीवर है या गिवर है। आप सुभाष को पेमेंट कर रहे हो, ही इज ए रिसीवर, और जैसा कि हमें पता है रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इन द सेम वे यू आर मेकिंग द कैश पेमेंट। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज आ रही है उसको डेबिट, जो चीज जा रही है क्रेडिट। कैश आपके पास आ रहा है, जा रहा है, नो डाउट अगर आप पेमेंट करोगे तो कैश आपके पास से जाएगा, जाएगा तो आप उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट। सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भाई सुभाष रिसीवर है, डेबिट, कैश आपके पास से जा रहा है, कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट। किस डेट को, 10th जनवरी को, 10th जनवरी को। क्या एंट्री बनी बेटा आपकी, सुभाष डेबिट टू कैश अकाउंट। अकाउंट यहां पे बंदे का नाम इसलिए अकाउंट पर नहीं लगाया गया। आपने सुभाष को कितनी पेमेंट की है, 10,000। यहां लिख देंगे कैश पेड टू सुभाष, कैश पेड टू सुभाष, यानी कि हमने सुभाष को कैश में पेमेंट की। क्लियर बेटा, ठीक। देखो बेटा इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन स्पेस का मैं थोड़ा सा मैं ऊपर के सारे ट्रांजेक्शन रख कर रहा हूं यहां से। देखो आपकी बुक में भी आप जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो एक पेज के ऊपर क्वेश्चंस पूरा सोल्व नहीं हो पाएगा। तो जब नेक्स्ट पेज के ऊपर जाते हो तो आपको दोबारा से ये डेट पर्टिकुलर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज के ऊपर जाओगे सीधा सीधा आप कॉलम बना लेंगे, 5 कॉलम। यहाँ पे जनवरी 20 ट्रांजेक्शन, लेजर फोलियो खाली छोड़ना, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। दोबारा ये डेट पर्टिकुलर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, सिर्फ फॉर्मेट। तो देखो अब हम नेक्स्ट पेज के ऊपर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं। 6th ट्रांजेक्शन। तो देखो 6th ट्रांजेक्शन में आपको कह रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। अब ये ट्रांजेक्शन अच्छा ट्रांजेक्शन है, ध्यान से समझो। देखो ये कह रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। पहले तो मुझे ये बताए हर एक बच्चा कि इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से 2 अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं। देखो ट्रांजेक्शन फिर सुनो, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि फॉर कैश। पहली बात तो ये आइडेंटिफाइड करो ट्रांजेक्शन कैश में या क्रेडिट में। तो क्लियर इस ट्रांजेक्शन में पार्टी का नाम है लेकिन इसमें क्लियर कह रखा है फॉर कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश। तो इसका मतलब ट्रांजेक्शन कैसे है, कैश में, ठीक। एक बात तो क्लियर हो गई। अब बात आती है कि भाई इस ट्रांजेक्शन में कौन सी 2 चीजों पर इफेक्ट पड़ेगा। कुछ बच्चे कहेंगे जी गुड्स और रवि पे, कुछ बच्चे कहेंगे जी रवि और कैश पे, कुछ बच्चे कहेंगे गुड्स और कैश पे, क्योंकि 3 चीजों पर इफेक्ट दिख रहा है। एक तो हमें लगता है गुड्स पर इफेक्ट है, एक इसमें इफेक्ट हो रहा है रवि और एक इफेक्ट हो रहा है कैश। लेकिन मैं आपको क्लियरिफाई कर चुका हूं ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन ऑलवेज अफेक्ट्स 2 अकाउंट, 3 को इफेक्ट नहीं करता। तो फिर इनमें से कौन से 2 को माने। तो देखो सोचने की बात है। मुझे एक बात बताओ, आप किसी दुकान पे गए, चाहे कैसा भी बंदा है, आपने उसको पैसा दिया, आपने उससे कुछ सामान ले लिया, क्या आपके लिए अब वो बंदा मैटर करता है, क्या आपके लिए दुकानदार मैटर करता है, नहीं करता। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीजों पर इफेक्ट पड़ रहा है, आपके पास से पैसा गया और गुड्स आ गए। लेकिन अगर वो ही गुड्स आप उधार में खरीदते तो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उस बंदे का नाम भी रिकॉर्ड करते, क्योंकि अब वो बंदा आपके पैसे मांगता है। तो वही बात यहाँ पे है,
आप रवि के पास गए, आपने उसको कैश पकड़ाया और आपने उससे गुड्स ले ली। जब आपने कैश देकर उस बंदे से गुड्स ले ली तो उस बंदे का आपके बिजनेस में अब कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रह गया, वो बंदा आपके लिए मैटर नहीं करता। अब आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, वो बंदा अब आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं। तो अगर आपने गुड्स को कैश में खरीदा है तो आपके बिजनेस में गुड्स और कैश पर इफेक्ट पड़ेगा, ना कि उस बंदे के ऊपर। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए ये पॉइंट सबके लिए। तो देखो, गुड्स को कैश में खरीद रहे हो, गुड्स और कैश पे इफेक्ट पड़ रहा है। कैश रियल अकाउंट है, आ रहा है या जा रहा है। आप गुड्स कैश में खरीद रहे हो तो यू हैव टू मेक द कैश पेमेंट। आपके पास से कैश जाएगा तो आप उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। दूसरी तरफ आप गुड्स खरीद रहे हो तो गुड्स आपके पास आ रही है, गुड्स आपके पास आ रही है तो आप उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और आपको क्लियर किया है मैंने कि गुड्स को खरीदने के लिए वी विल यूज द वर्ड परचेज। हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, परचेज वर्ड यूज करेंगे। तो यहां पे हम ट्रांजेक्शन क्या लिखेंगे, 16th को, 16th ऑफ जनवरी क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने अमाउंट की गुड्स आपने परचेज की है कैश में, 7500। 7500 डेबिट अमाउंट, 7500 क्रेडिट। यहां पे लिखेंगे गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। गुड्स को हमने कैश में परचेज किया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। देखो, अब 17th को ये कह रहा है कि भाई गुड्स परचेज फ्रॉम रवि, आपने रवि से गुड्स खरीदी। आप पहले ये आइडेंटिफाई करो कि ट्रांजेक्शन कैश में या क्रेडिट में। तो देखो, इसमें कह रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम रवि, कैश वर्ड नहीं दिया हुआ, ना क्रेडिट वर्ड दिया हुआ है, लेकिन आपको मैंने आइडेंटिफाई करने का तरीका बता रखा है, पार्टी का नाम दिया हुआ है, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि, और कैश वर्ड है नहीं। तो मैंने आपको बताया था ऐसे ट्रांजेक्शन कैसे माने जाते हैं, क्रेडिट, उधार में। अब उधार में आपने रवि से गुड्स खरीदी है तो आपके बिजनेस में दो चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ गया। एक इफेक्ट पड़ गया गुड्स के ऊपर, और इसी का दूसरा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ गया, रवि के ऊपर। गुड्स और रवि के ऊपर इफेक्ट पड़ गया। आप रवि से उधार में गुड्स खरीद रहे हो, एक इफेक्ट गुड्स के ऊपर है, एक इफेक्ट आपका रवि के ऊपर है। गुड्स आपने खरीदी है, गुड्स आपके पास आ रही है। गुड्स जब खरीदते हैं, गुड्स आपके पास आ रही है, आप क्या करोगे, डेबिट। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि गुड्स को खरीदने के लिए हम कौन सा वर्ड डेबिट करते हैं, कौन सा वर्ड यूज करते हैं, परचेज। तो परचेज को करोगे डेबिट। दूसरा इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है, रवि से। रवि से फिलहाल आपने गुड्स खरीदी है, वो आपको गुड्स दे रहा है, ही इज ए गिवर। और गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो हमारी जर्नल एंट्री यहां पे क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। तो यहां पे एंट्री लिखेंगे, किस डेट को है बेटा, 17th ऑफ जनवरी को। परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। कितने की गुड्स परचेज की गई है क्रेडिट में बेटा, 5000 रुपीज की, 5000 गुड्स परचेज्ड इन क्रेडिट। नरेशन सिंप्लीफाइड वे में होगी, गुड्स परचेजिंग क्रेडिट। भाई हमने उधार में गुड्स को परचेज किया, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ये कह रहा है कि भाई बोट मशीनरी फॉर कैश ₹8000। अब देखो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपको ये कह रहा है कि बोट मशीनरी फॉर कैश।
हमने मशीन को परचेज किया है और वो भी कैसे खरीदा है, कैश में खरीदा है। तो पहले तो ये देखो कि कौन कौन सी दो चीजों पर इफेक्ट पड़ रहा है। एक इफेक्ट आपका पड़ रहा है मशीनरी के ऊपर और एक इफेक्ट आपका पड़ रहा है कैश के ऊपर। आपने मशीन को कैश में खरीदा है, यू परचेज द मशीनरी इन कैश। तो आपके बिजनेस में दो चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, मशीन के ऊपर और कैश के ऊपर। पहले तो अकाउंट का नेचर आइडेंटिफाइड करो। मशीन बिलोंग्स टू एसेट्स, या तो अमेरिकन अप्रोच लगा लो या ब्रिटिश लगा लो। एसेट्स का रूल होता है डेबिट इंक्रीज को, क्रेडिट डिक्रीज को अमेरिकन के अकॉर्डिंग, और ब्रिटिश में एसेट्स से बिलोंग करता है। एसेट्स कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट, जो ये कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो अगर आप मशीन को परचेज करोगे तो मशीन आपके पास आएगी, तो मशीन को क्या करोगे, डेबिट करोगे। मशीनरी को क्या करोगे, डेबिट। दूसरी तरफ कैश भी आपके पास रियल अकाउंट है, जिसके रूल के अकॉर्डिंग कैश आपके पास से जा रहा है, यू आर मेकिंग द कैश पेमेंट। तो कैश आपके पास से जा रहा है तो कैश को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ठीक है, मशीन को करोगे डेबिट और कैश को करेंगे क्रेडिट। आपकी एंट्री क्या बनेगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री बन जाएगी बेटा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। किस डेट को, यह 20 जनवरी को 8000 की मशीनरी परचेज की गई है, 20 जनवरी। क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने की मशीन परचेज की गई है, 8000 की। या नरेशन में लिख देंगे, मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। मशीनरी परचेज फॉर कैश। क्लियर बेटा। अच्छा, लास्ट ट्रांजेक्शन आपको दिए हुए 27 को, ये कह रहा है कि पेड रेंट ₹400। देखो ये कह रहा है कि आपने ₹400 रेंट की पेमेंट की। भाई जैसे आप बिल्डिंग को किराए पे लेके चल रहे हैं, आपने उस बिल्डिंग का ₹400 का रेंट पे किया। अब हर एक बच्चे सोच के देखे कि अगर आपने रेंट की पेमेंट की है तो आपके बिजनेस में एक इफेक्ट तो पड़ गया सीधा सीधा कैश पर, क्योंकि आप रेंट को पे दे रहे हो तो पेमेंट के रूप में तो कैश ही पकड़ाओगे। तो एक इफेक्ट तो पड़ गया कैश के ऊपर, और दूसरा इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, अब दूसरा इंपैक्ट पड़ेगा यहाँ पे रेंट के ऊपर। सेकेंड इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, रेंट के ऊपर पड़ेगा। अब आप देखो कि बेटा पहला तो कैश पे इफेक्ट पड़ रहा है। कैश कौन सा अकाउंट है, नो डाउट कैश इज ए रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग कैश आपके पास आ रहा है या जा रहा है, आप रेंट की पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो कैश आपके पास से जा रहा है, क्या करोगे, क्रेडिट। ठीक है, दूसरा इंपैक्ट पड़ रहा है रेंट के ऊपर। पहले तो ये बताओ कि इसका नेचर क्या हुआ। देखो सीधी सी बात है, रेंट कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है जो आपने उठाकर किसी के हाथ में सौंप दिया, जी ये पकड़ो रेंट। एक्चुअल में रेंट तो अपने आप में एक वर्ड है। भाई मैं मोबाइल आपको देता हूं तो ये मोबाइल आपको दे रहा हूं, मोबाइल एक फिजिकल प्रोडक्ट है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन रेंट नाम का क्या कोई फिजिकल प्रोडक्ट होता है, नहीं बेटा, रेंट कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, इट इज ए वर्ड यूज फॉर एन एक्सपेंस। तो इसका मतलब अगर आप रेंट की पेमेंट कर रहे हो तो रेंट आपके लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। और एक्सपेंस कौन से अकाउंट से बिलोंग करता है, नो डाउट इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम, सॉरी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो फिलहाल रेंट आपके लिए एक्सपेंस है या इनकम है, आप रेंट की पेमेंट कर रहे हो, आपके लिए एक प्रकार का एक्सपेंस है, खर्च है। और जैसे कि हमें पता है कि हम एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो रेंट को यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब आपने रेंट की पेमेंट की है, आपकी एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 27 जनवरी को क्या एंट्री बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
400 रुपीज। रेंट पेड इन कैश। भाई रेंट की पेमेंट आपने कैश में की है, रेंट वाज पेड इन कैश। क्लियर बेटा? तो देखिए डियर, ये हमारे पास कुछ जर्नल एंट्रीज थी फर्स्ट क्वेश्चंस की। देखो आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी भी बच्चे को इसमें से कोई भी एंट्री समझ में नहीं आई हो तो प्लीज कॉल मी, ठीक है? क्योंकि मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये चैप्टर समझ में आ जाता है तो आप लोग भूल जाइए कि आपको अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में कभी कोई प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है? बहुत ही सिंप्लीकेट पैटर्न में आपको कुछ चीज़ें समझाई जा रही है। अगर फिर भी कोई डिफिकल्टी लगे तो कॉल के थ्रू समझिए, ठीक है बेटा? देखो आज मैं केवल आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस के रूप में आपको इस वीडियो के बाद एक या दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के रूप में मिलेंगे। आप उनको श्योरली सोल्व करके उसकी पिक क्लिक करके मेरे पास जरूर सेंड करें, ठीक है? ताकि मैं चेकआउट कर सकूं कि आपको कितनी चीजें समझ में आ रही है, ठीक है बेटा? कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है? हर एक बच्चा प्रिपेयर रहे और अगर किसी बच्चे को बुक्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो वो मुझे कॉल करे, ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।